वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर आपके सामने लेकर आते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज संडे है और आज का सबसे प्रमुख जो न्यूज़ है द हिंदू का और असम ट्रिब्यून्स का, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम इस चीज़ों को समझते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी हम जानकारी। तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, सबसे प्रथम हम आर्टिकल पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी एडिटोरियल द हिंदू का लिया गया है और ये है आपका, बात कर सकते हैं कि जीएस थर्ड में ये आपके प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया और पेमेंट सेटलमेंट, इन सभी चीज़ों से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है हु विल बेनिफिट फ्रॉम यूपीआई और पे नाउ लिंक। दरअसल हम सभी को पता है, या फिर पहले भी किसी न्यूज़ में हमने चर्चा किया था कि भारत और सिंगापुर के बीच में यूपीआई लिंक्ड किया गया है। इंटरकनेक्टिविटी आप कह सकते हैं, है ना। उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि आखिर क्या है भारत और सिंगापुर के बीच के जो यूपीआई के संबंध हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना बेनिफिट है इससे मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है आपको स्टेज से टू बोडोलैंड, बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल के बारे में, है ना, जो कि असम में इसका आयोजन हो रहा है। इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। जीएस सेकेंड में प्रश्न बन सकता है गवर्नेंस के तौर पर। तीसरा है आपका एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, और आपका एक डेजर्ट फ्लैग 8 फर्स्ट टाइम एलसीए अर्थात लाइट कॉम्बैट की बात करते हैं। तेजस जो है भाग लेगा इस ग्लोबल एयर एक्सरसाइज में। तेजस भारत का लाइट कॉम्बैक्ट आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है, तो इसको भाग लेगा इस बार एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के अंदर में। क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जीएस थर्ड के आप डिफेंस से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित, इससे आपके प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देने की जरूरत है इसके ऊपर कि एक्सरसाइज डेजर्ट है क्या, किसके साथ ये समझौता है, एक्सरसाइज किन कौन सी सेना करती है, एयरफोर्स करती है, इंडियन नेवी करती है, या फिर क्या है इसके अंदर में। और चौथा है आपको केरल बिकम टू फर्स्ट राज्य, केरल पहला राज्य बनेगा जो रोबोटिक्स के माध्यम से मैन होल्स को क्लीन करेगा। हमारे देश के अंदर में जितनी भी मैन होल्स हैं, जैसे गट्टर के अंदर वो गंदगी को साफ करने के लिए मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, अर्थात मजदूर जो है उसमें इंटर करते हैं। और कितना खतरनाक होता है हम सभी जानते हैं, क्योंकि इन साल में कई ऐसे संख्याओं में मैन एक्सकेवेंजर्स जो हैं, मैन होल एक्सकेवेंजर जो साफ करने वाले लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और तो ये इसके बारे में। और लास्ट जो है आपका एमसीक्यू, जो बीच बीच में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि जो आप कुछ पढ़ रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है, या इस तरीके के प्रश्न हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका कि हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूपीआई पे नाउ टू लिंक एंड हाउ डिड इट। तो ये आपका द हिंदू का आर्टिकल है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहां पर पूछा जाता है इस आर्टिकल के अंदर में कि हाउ डिड रियल टाइम पेमेंट लिंकेज जो सिंगापुर और भारत के बीच में हो रहा है, ये कैसे हुआ, क्या फायदा होगा भारत का, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में कैसे ये वर्क करेगा, ये किसकी इकोसिस्टम क्या होगी, हाउ डज द इकोसिस्टम वर्क, इस प्रकार की जो इकोसिस्टम है सिंगापुर और भारत के बीच के अंदर में कैसे काम करेगी, इस पर भी हम बात करते हैं। तो दरअसल ये प्रीलिम्स में पेमेंट सिस्टम से प्रश्न पूछ सकता है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया से प्रश्न पूछ सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछ सकता है, और जीएस थर्ड में भी इससे संबंधित आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम समझते हैं स्टोरी में क्या है। स्टोरी बहुत ही सामान्य है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी हमने चर्चा किया था, बट आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे यूपीएससी के लिए और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमारा चर्चा करना दायित्व है। जैसे कि ट्यूसडे को ऐसा हुआ, मंगलवार को, कि जो इंडिया यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है भारत के अंदर में, जिसे आप यूपीआई कहते हैं। कई बार हमने प्रश्नों में चर्चा किया कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और उसी प्रकार से सिंगापुर का भी एक पेमेंट सिस्टम है जिसका नाम है पे नाउ। अब ये दोनों क्या करेंगे कि ऑफिशियली कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, इन दोनों ने मर्ज कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य ये होगा कि इस पेमेंट लिंकेज के माध्यम से, रियल टाइम जो पेमेंट लिंकेज है, इसके माध्यम से अगर आप सिंगापुर में जाते हैं
तो अगर यूपीआई, अगर आप सिंपल से अगर हम बात करें कि सिंगापुर में जाकर आप अपने फोन से यूपीआई का प्रयोग करके सिंगापुर में अगर चीजों को जितनी भी चीजें हैं वहां कि वहां पर अगर आप खरीदते हैं तो इसके लिए अलग से आपको समस्या नहीं होगी, डॉलर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट अपने सिस्टम से वहां पेमेंट कर सकते हैं। तो वहां का जो पे नाउ है और भारत का यूपीआई दोनों आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है ना। तो ये ऐसा सिंगापुर एक पहला ऐसा देश है जो क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हैं पेमेंट फैसिलिटी की व्यवस्था की है। इस सिंगापुर एक ऐसा पहला देश है, आप कह सकते हैं सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री विद द क्रॉस बॉर्डर आपका। उसी प्रकार से दरअसल ये प्लान काफी दिनों से चल रहा था। हमारे भारत देश की जो सेंट्रल बैंक है जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और वहां की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है जो वहां की बैंक है, ये दोनों आपस में काफी दिनों से ये बातें अनाउंसमेंट, लेकिन फाइनली इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग वहां का पे नाउ और भारत का यूपीआई दोनों आपस में हम उसको इंटरलिंक कर रहे हैं। और ये क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये सभी लोगों ने इस बातों पर एग्री किया, और ये 2021 से बातें चल रही थी और इस फैसिलिटी का आदान प्रदान जो है इन लोगों ने किया। तो ये दरअसल ये न्यूज है, इस चीज के बारे में स्टोरी एक्चुअली में। अब आपके पास एक सवाल उत्पन्न होता है कि हाउ विल इट हेल्प, कैसे मदद करेगा, इस इकोसिस्टम में मदद कैसे करेगा, कैसे संभव होगा कि भाई किसी दूसरे देश का फोन, आपका दूसरे देश का पे नाउ और भारत का यूपीआई आपस में मर्ज कैसे होगा। तो इस पर लोगों ने स्कीम तैयार किया, इस स्कीम को अनाउंसमेंट किया। आरबीआई ने कहा कि ये पहला बार जो होगा आपका जो इंटर ऑपरेबिलिटी जो पेमेंट है उसका प्रयोग करके सिंगापुर के जितने भी कार्ड हैं, क्यूआर कोड हैं, भारत और सिंगापुर आपस में एक दूसरे को ट्रेड, ट्रैवल, रेमिटेंस, इन सभी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय बहुत सारे स्टूडेंट सिंगापुर में जाकर पढ़ाई करते हैं। अब इसके लिए अलग से उनको डॉलर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई यही फोन ले गए और फोन ले जाकर सिंगापुर में अपना पढ़ाई फी से लेकर रेमिटेंस कमाने धमाने जितनी भी चीजें हैं, तो ट्रेड का भी थोड़ा इससे विकास होगा, रेमिटेंस भी बेहतर होगी। रेमिटेंस वहां से जो आने के लिए अब मतलब अलग से चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो काफी बेहतर सरकार की ये इनिशिएटिव रही है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट इकोसिस्टम के प्रति काफी बेहतर इनिशिएटिव है, और परिणाम यह है कि जनवरी 2023 में जो भारत का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इस बात को आश्वासन दे ही दिया कि हम लोग जो है ये लेकर आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर जो होंगे यूपीआई के साथ ट्रांजेक्शन होगा। मतलब इसको टैकलमेंट कौन करेगी, टैकल करने वाली जो संस्था है, यूपीआई को टैकल करने वाली संस्था है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रैल 2022 को इस तरीके के लो वैल्यू जो वीम यूपीआई का प्रमोशंस के लिए ऑर्डर दे दिया था, है ना, ऑर्डर दे दिया। तो सो भीम यूपीआई अब विदेशों में भी प्रॉपर तरीके से काम होगा। और फाइनली हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री 2021 फरवरी को, और वहां के जो काउंटर हुआ करते थे, वहां काउंटर पार्ट जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने जिनका नाम है आपका ली हिसियन, उन दोनों ने मिलकर वर्चुअली आप कह सकते हैं कि लॉन्च कर दिया चीजों को। साथ में हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, आप सभी को पता है, उन्होंने कहा कि भाई इससे माइग्रेटेड लोग जो हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। इस यूपीआई का प्रयोग करेंगे, सिंगापुर में रहने वाले लोग जो है आसानी से भारत में अपना रेमिटेंस भेज पाएंगे, और भारत वाले जो है, भारत में रहने वाले जो सिंगापुर के लोग हैं वो आसानी से अपने सिंगापुर में रेमिटेंस भेज देंगे। तो कहने का मतलब ट्रेड जो है बेहतर हो सकता है, इस बात का आश्वासन वहां पर दिया। लो कॉस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी होगा सिंगापुर से भारत और भारत से सिंगापुर में, कोई ज्यादा खास उसको इसमें आपको नहीं है। अब इस फिनटेक के माध्यम से ये चीजें की जाएगी जो बहुत ही आसान कर दिया, और ऐसा बाकी के अन्य देशों के साथ भी होना चाहिए, ऐसा ये बात कर रहे हैं, और बहुत सारे देशों के साथ भी चल भी रहा है। जैसे कि हमारा यूपीआई यूज करने वाला सबसे पहला जो देश था वो आपको पता ही भूटान हुआ करता था, उससे संबंधित हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। असम पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य की बात करें, अब सवाल ये है कि जो स्कीम है काम कैसे करती है। कई बार ये है कि भाई कुछ तो लिमिट होगा, कई बार प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड जो है हम इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो काम कैसे करेगी, इस मतलब इस तरीके की स्कीम में कौन कौन सी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो भारत की तरफ से
जो प्रमुखता बैंक हैं, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इंडियन ओवरसीज बैंक हुआ, इंडियन बैंक हुआ, आईसीआईसी बैंक हुआ, ये सभी लोग रेमिटेंस के तौर पर इनवर्ड और आउटवर्ड की व्यवस्था फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि ये सभी बैंक जो है यूजर, मान लिया कि हमारा अकाउंट जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हमने अपनी यूपीआई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंटरलिंक कर दिया है। इंडियन ओवरसीज में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, इंडियन आपके बैंक में हो सकता है, आईसीआईसी में हो सकता है। तो ये सभी लोग उससे जुड़े होंगे और इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस जो है भेज सकते हैं। मतलब भारत के लोग सिंगापुर और सिंगापुर के लोग भारत, तो इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब ये है। जबकि कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो आउटवर्ड मात्र रेमिटेंस भेज सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक्सिस बैंक है आपका, डीबीएस बैंक है भारत के अंदर में, जिनके पास सिर्फ मात्र ये फैसिलिटी है कि इनवर्ड रेमिटेंस फॉर नाउ। मतलब सिंगापुर से कोई व्यक्ति अगर जॉब करता है, वहां से अपने देश में पैसा भेज रहा है, तो वो इनवर्ड वाली स्थिति उत्पन्न होगी। और मान लिया कोई सिंगापुर का व्यक्ति है, वो विदेश पैसा भेज रहा है, तो आउटवर्ड वाली। तो ये जो बैंक है खास करके एक्सिस बैंक, ये आपको इनवर्ड, तो हो सकता है आपके प्रश्न पूछ दे कि भाई इनवर्ड रेमिटेंस इनमें से किस बैंकों ने फैसिलिटी दिया है। तो ये इस तरीके साथ में दूसरे तरफ से अगर बात करें तो वहां का सिंगापुर का बैंक है जिसका नाम है डीबीएस सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप, वो वहां की फिनटेक कंपनियां है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वहां की कंपनियां, जो इस प्रकार के सिंगापुर के यूजर के लिए फैसिलिटी प्रावधान करेगा, व्यवस्था कराएगा। साथ में अकाउंट होल्डर वाले लोग जितने भी हैं, वो यूपीआई के मदद से, मोबाइल नंबर के माध्यम से, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से इस चीजों को इंटरलिंक कर सकते हैं। दूसरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको जो है आप कह सकते हैं कि शुरुआत कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई अनलिमिटेड पैसे आप ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए भारतीय जो है करीब 60,000 रुपया पर डे, मतलब आप एक दिन में मात्र 60,000 रुपया ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं एज ए रेमिटेंस के तौर पर। तो ये बात कही गई। लेकिन सेम चीज सिंगापुर की बात किया जाए, मतलब कि वहां के $1,000 के कंपेयर में भारत, सिंगापुर में अगर आप हैं तो आप $1,000 आप ट्रांसफर कर सकते हैं, भारत में है तो आप 60,000 रुपया जो है एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि बराबरी तो होना ही है भाई। तो इस प्रकार से भारत और यूपीआई रेमिटेंस या फिर दूसरे अन्य कंट्री में भेज सकता है, जैसे आपका यूनाइटेड अरब यूएई है आपका, जो ज्यादातर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है इन यूएई में रहता है, तो वहां से भारतीय भारत में रेमिटेंस अपना भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। नवंबर 2022 में भारत और यूएई के बीच में भी इस बात को लेकर काफी डिस्कस चला था, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांसफर को लेकर, वो भी यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर है, इस पर वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। हो सकता है आने वाले कल में आपको ये देश यूएई भी भारत की यूपीआई के साथ इंटरलिंक कर सकता है, जो कि काफी आसान होगा। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब सवाल एक मन में अभी एक और भी आना चाहिए कि भाई ये बार बार मैं जो रियल टाइम पेमेंट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो एक्चुअली रियल टाइम पेमेंट है क्या? देखिए, जैसे रियल टाइम पेमेंट का मतलब होता है कि मनी ट्रांसफर दैट मोस्टली सेटल्ड सून दे एज ए परफॉर्म। जैसे अभी हमने पैसा ट्रांसफर किया, अभी मान लिया कि आपको पैसे की आवश्यकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना, तो अगर मान लिया कि मैंने इनको 10,000 रुपया ट्रांसफर किया, तो इंस्टेंटली इनके अकाउंट में 10,000 रुपया चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं, आपको रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो होगा, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो कि 24/7 सातों दिन 24 आवर, चाहे दिन हो रात हो, कहीं कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप कर सकते हैं साल में 365 दिनों तक आप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे आप भेज सकते हैं, जिसके मदद से आपका फंड का ट्रांसफर जो है, कम्युनिकेशन जो है पेयर और पेई के बीच में होता है, जो लेन देन की प्रक्रिया में होता है। तो इस माध्यम से आप कह सकते हैं एक यूजर का अकाउंट दूसरे यूजर के अकाउंट से कनेक्टेड होता है डिजिटली रूप से। पी टू पी कह सकते हैं, पर्सन से पर्सन। जैसे मान लिया कोई भारतीय गूगल पे या पेटीएम इस तरीके का यूज करता है, तो पेटीएम से हमने तुरंत ट्रांसफर किया तो आपके अकाउंट में चला गया, तो इसको बोलते हैं आपका रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। 2022 में यूपीआई पेमेंट का जो रोथ आपका वर्थ हुआ करता था 8,31,993.11 करोड़ था, जो काफी जनवरी रिकॉर्ड था। ये फिगर देख सकते हैं, जो कि हमारे काम का नहीं है। मुक्त रूप से आपका ये प्रश्न पूछ सकता है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्या है, यूपीआई क्या है। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है फिनटेक कंपनियां क्या होती है, प्रश्न पूछ सकता है लिमिट के बारे में। इस तरीके कई सवाल, कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ए लॉन्च अ न्यू यूपीआई सर्विसेज थ्रू विच फीचर फोन कैन पार्टिसिपेट इन यूपीआई पेमेंट।
अब हाल फिलहाल की बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना यूपीआई सर्विस लॉन्च किया था, जो डायरेक्ट फीचर, जो सामान्य वाला जो फोन है उससे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कीपैड से भी पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था 123 पे था, उसका नाम 123 पे हुआ करता था। तो ये आपका इसका आंसर है। उसी प्रकार से विच इज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू द भीम ऐप के थ्रू? ये आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, हालांकि बहुत सिंपल है, भूटान। भूटान जो है 13 जुलाई 2021 को यूपीआई मोड अवेलेबल था भूटान के अंदर में, रॉयल मॉनिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी ऑफ भूटान के द्वारा, और भूटान पहला देश बन गया था जो यूपीआई को एक्सेप्ट करता है भीम ऐप के थ्रू। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रमुख न्यूज है, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी से संबंधित आपका बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी जो है इसका आयोजन कर रही है। तो पहला जो बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल है जिसकी आयोजन आपको यहां पर किया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है। 27 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है ना। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के सपोर्ट से, उसके मदद से बोडोलैंड यूनिवर्सिटी जो है कोकराझार में इसका आयोजन किया जाएगा। होस्ट करने वाली जो संस्था है जिसका नाम है बोडोलैंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी जो होस्ट कर रही है, और फेस्टिवल का नाम है आपका बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल आपका। तो इसमें पार्टिसिपेट लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे, रिसर्चर होंगे, स्कॉलर होंगे, टीचर होंगे, आप कह सकते हैं, है ना। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर आपका हिमंत बिस्वा भी होंगे, आपका बीटीआर चीफ आपके होंगे प्रमोद बोरो होंगे। ये सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार उनको मिल चुका है, बांग्लादेश के हैं, तो वो भी इस सेशन में भाग लेने वाले हैं। अब आपको सवाल में उत्पन्न ये होगी कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो उसकी थीमेटिक एरिया जो ऑब्जेक्टिव ये है इस फेस्टिवल का कि सामाजिक विकास की प्रायोरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एसडीजी 2030 तक के कंटेम्प्रेरी बीटीआर वर्ल्ड में लाना है। मतलब सामाजिक विकास की बात किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक न्यूज ये है आपका एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग आपका 8 फॉर फर्स्ट टाइम एलसीए तेजस जो पहली बार जो होगा आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है भाग लेने जा रहा है आपके ग्लोबल एयर एक्सरसाइज में भाग लेने जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न एक्सरसाइज से एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इससे संबंधित, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं पहली बार। अब सवाल ये है सबसे पहले कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 है क्या, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कौन कौन सा देश है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि एक मल्टीनेशनल आपका लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर है, जो भारत के एयरफोर्स और यूएई के एयरफोर्स के साथ होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स और आपका यूएई उसके साथ होगा। भाग लेने वाली जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होगा जिसका नाम तेजस है भारत की तरफ से, और C-17 आपका ग्लोब मास्टर 3rd एयरक्राफ्ट होगा। पार्टिसिपेट लेने वाले लोग हैं जिसमें आपका एयरफोर्स यूएई का एयरफोर्स होगा, फ्रांस का एयरफोर्स है आपका, कुवैत का एयरफोर्स, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, बहरीन का, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक कोरिया, यूएसए, ये सभी लोग इसमें आपको पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें भाग लेंगे, है ना। एक्सरसाइज जो शुरू होने वाली है 27 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक एक्सरसाइज चलेगी। भारत की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूएई के साथ होने वाला है। तो यूएई आपका इंडिया, ये दोनों इसको बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ में डेजर्ट ईगल के साथ भी होते। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होगा? यूएई के साथ। यूएई और भारत आपको बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं, और साथ में आपको डेजर्ट ईगल के नाम से बायलेटरल एयरफोर्स भी एक्सरसाइज। तो एयरफोर्स वाला क्या होगा? ईगल सेकेंड, है ना। और नेवल की बात कर सकते हैं तो बायलेट के नाम से। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे, है ना। क्वेश्चन है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग सम टाइम अपियरिंग इन द न्यूज इन यूज टू रिलेशन टू इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री टाई विद द कंट्रीज ऑफ। अब किस देश के साथ? तो यूएई जो है मिडिल, आप कह सकते कि मिडिल ईस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिडिल ईस्ट होगा। डायरेक्ट नाम नहीं दिया है देश का, लेकिन इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तो किसके साथ साथ? मिडिल ईस्ट के साथ।
अब्राहम अकॉर्ड, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। किसके साथ रिलेशनशिप है इसका? तो इजराइल और बहरीन के साथ और यूएई के साथ है। तो इसका आंसर सी होगा, इजराइल, बहरीन और यूएई। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे ही आपका यूपीएससी में और असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। एक लास्ट सबसे प्रमुख न्यूज है जिसका नाम है केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक आपका स्क्वेंजर्स टू क्लीन मैनहोल। अक्सर जो गंदगियां हैं, अक्सर जो आप कह सकते हैं कि मैन होल जो है आपका गटर साफ करने वाले लोग, कर्मचारी लोग हुआ करते हैं, जो काफी खतरनाक होता है। बहुत सारे इससे पॉइजनस गैस होते हैं उसके अंदर में, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो केरला पहला राज्य है वहां पर जिसने बंदीकूट नामक एक रोबोटिक एक्सक्वेंजर लॉन्च किया है। अब मैन होल जो है आदमी के द्वारा साफ नहीं किया जाएगा, रोबोट साफ करेगा। तो वहां का टेंपल टाउन गुरुवायूर है, सबसे पहला वो स्टेट बना केरला भारत के अंदर में जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन होल साफ करेगा। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, रॉसी, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपको पूछेगा कि बंदीकूट लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है और ये क्या है? तो मैन सिंपल सी है, केरला है, और ये आपको मैन होल स्कैवेंजर्स रोबो है आपका। ये प्रश्न आपके लिए है। यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर काजीरंगा एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आंसर है आपका 1994, 89, 85 और 97। ये प्रश्न आप है, आप इसका उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखे। उसी प्रकार से स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम कौन है? असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कार्बी एंगलोंग आपका डुबरी हुआ, साउथ सलमरा हुआ और गोलाघाट हुआ। तो सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों का दे अगर आपको आता है तो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। तो इसके राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो ये था आज का सबसे प्रमुख जो न्यूज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। बाकी इस चैनल पर बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि समय पर आपको जानकारी मिलता रहे। सो आज कितना ही, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।